ठीक हो गया लास्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ रहे थे ना, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स रह गए तो उनको जरा कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देखो हर एग्जाम में आना है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सिंप्लीफिकेशन ना आए अगर मैथ्स आ रही है। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे स्टेट एग्जाम देना हो आपको, चाहे कोई सेंट्रल एग्जाम देना हो, जो भी आप एग्जाम देंगे सिंप्लीफिकेशन जरूर आएगा। आप सिंप्लीफिकेशन एसएससी के लिए पढ़ते हैं तो कई टाइप के आते हैं, आप बाकी एग्जाम में देखेंगे तो ज़्यादा में ज़्यादा बस ये होता है बोर्ड मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है, वो इजीली हो भी जाता है। लेकिन एसएससी में बहुत टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। चलो दो क्वेश्चन लिखते हैं, इनको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पता है क्या समझा, आप परसेंटेज पढ़ोगे अभी कुछ टाइम के बाद, तो परसेंटेज जब पढ़ेंगे ना तो ये फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट आपको वहां भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के बाद क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं। अभी तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज की, जैसे यहाँ पर मैंने 3/4 लिखा है, तो 3/4 को परसेंटेज में बदलेंगे 75% होता है। तो बस केवल होगा क्या, परसेंटेज में लिखा होगा, आपको समझना है इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना। चलो भी पहला सवाल देखे पढ़िए। एक छात्र से ये कहा गया कि आप किसी संख्या का 3/14 ज्ञात कीजिए। 3/14 ज्ञात करने का मतलब 3/14 से गुणा करनी, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। तो अगर आप गलत नंबर से गुणा करेंगे तो आंसर सही आएगा क्या, नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। आंसर क्या गलत आया, उसका जो आंसर है वो पहले से 150 ज्यादा आया है। पहले से आंसर कितना ज्यादा आया, 150 ज्यादा आया। तो आपसे कह रहे वो संख्या क्या है, केवल फ्रैक्शन का ही तो यूज कर रहे हैं। अब देखो पहले समझना, अगर आप सोच रहे हो कि कोई नंबर हम अपनी तरफ से मान लेंगे, जैसे हम लोग 10th क्लास में करते कि संख्या मान ली x, तो फिर वो आपका प्रोसेस 5, 6, 7 लाइनों में कहीं भी खत्म होगा जब आप सॉल्व करते हैं। आपसे कहा क्या गया कि भाई आप ऐसा करो कि संख्या का 3/14 ज्ञात करिए, और आपने गलती से कितना ज्ञात कर दिया, 3/4। गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, तो आपको जो भी संख्या माननी है, देखो आप वेरिएबल जैसे हम लोग क्या मानते हैं, अगर हमें कुछ भी मैथ्स में नहीं समझ में आता तो हम संख्या मानने हैं, जो भी मानने हैं हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने x मान लिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझ के चले, जैसे मुझे पता है यहाँ डिवाइड में कितना है, 14 है, और यहाँ डिवाइड में कितना है, तो 14 और 4 का एलसीएम ले ले तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये नंबर जो है ना ये फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। 14, 4 का एलसीएम कितना होगा, मतलब 14 और 4 दोनों से जो संख्या कट जाए वो 28 होगी। 14 का डबल करेंगे 28 आता है, 28 हमारा 4 से भी कट जाता है। तो जो संख्या है वो आप अपनी तरफ से अभी चाहे 28 लिख लो, चाहे 28x लिख लो, जिसको जैसा अच्छा लगे। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि x लिखने की आदत छोड़ दो, जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने तब तक आप नंबर का कंपैरिजन करो। आप ये मान लो ये जो संख्या है ये 28 है, ये आपने अपनी तरफ से मानी, ये आपकी संख्या नहीं है। अगर इस 28 का 3/14 ज्ञात हो गया, यानी 3/14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से 28 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार। 2 और 3 का गुणा कितना होगा, तो आपका जो सही आंसर आएगा, सही उत्तर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन आपने 3/14 से थोड़े ना मल्टीप्लाई किया है, आपने किससे किया है, 3/4 से किया। तो अब इसी संख्या को जो आपने 28 यूनिट मान ली है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से 28 कितने बार में कटेगा, 7 बार।
7 × 3 कितना होगा? आपका गलत आंसर, जो आपने गलती की उसकी वजह से जो आपका आंसर चेंज हो रहा था, गलत आंसर आपका कितना आ रहा है? आना था आंसर आपका 6, लेकिन आया कितना? तो पहले से ज्यादा आ रहा है ना आंसर। अगर 6 की जगह आपका आंसर 21 आ रहा है तो आपका आंसर कितना ज्यादा आया? 15 यूनिट ज्यादा है। अब पता है क्या है, चाहे आप यूनिट लिखो चाहे आप यहाँ एक्स लिखो, करना कंपेयर और कुछ नहीं। आपको अगर लगता हो कि हमें यूनिट लिख के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि जनरली ये हमने कभी एकेडमिक में नहीं पढ़े होती है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 28x लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 28x लिखेंगे तो यहाँ 6x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 21x। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको केवल कंपेयर करके देखना है। आपने संख्या कितनी मांगी? 28। 3/14 निकाला तो कितना आया? 6। लेकिन आपने गलती से 3/4 निकाल दिया था, जिसकी वजह से आंसर कितना आया? तो 6 की जगह अगर आपका आंसर 21 आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आपका आंसर कितना ज्यादा आया? 150। तो ये जो 15 यूनिट एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 150। अब देखो यूनिटरी मेथड में कंपैरिजन कैसे होता है नंबर्स का। आप बिल्कुल ओरल सोचोगे, ये मत सोचना कि मैथ्स पढ़ रहा है। आप ये सोच लो, अगर आप कोई मार्केट में 15 आर्टिकल 15 वस्तुएं खरीद रहे होंगे, 150 की मिलती तो एक कितने की मिलती? ये तो हर कोई बता सकता है। अगर 15 आर्टिकल 150 में लिए हैं तो एक कितने का मिला होगा? यानी एक की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी? 10 के बराबर। सीधी सिंपल बात है। आपसे कह रहा है वो संख्या बताइए, तो संख्या आपकी कितनी है? 28। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 28 की निकालने के लिए 28 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से करेंगे ना भाई। एक की वैल्यू 10 है, या फिर आप ये समझ लो एक आर्टिकल 10 रुपए का है तो 28 की वैल्यू निकालेंगे, तो 28 की वैल्यू निकालेंगे, 28 × 10 कितना हो गया? 280। तो आपकी जो संख्या है ना वो 280, जिसका आपने 3/14 निकालना था, गलती से 3/4 निकाल दिया, जिसकी वजह से आंसर कितना ज्यादा आ गया? 150। इतनी बात होगी क्लियर? अब अगर आपसे पूछ ले कि सही आंसर क्या था, यानी आपसे पूछेगा सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर कितना था? 6। अगर आपसे 6 की वैल्यू निकालने को कहेगा तो वही सेम प्रोसेस है, 10 से गुणा कर दो। जैसे ही आप यूनिटरी मेथड में 1 की वैल्यू निकालते हैं तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 की वैल्यू 10 आ गई, अगर 28 की वैल्यू निकालनी तो 28 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 6 की वैल्यू निकालनी तो 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 60। तो अगर आपसे पूछ ले सही आंसर क्या था तो सीधे आंसर निकालना कितना आएगा? 60 आएगा। संख्या पूछ रहा है तो संख्या निकालेंगे, कितनी आ रही है? 280। यही सेम सवाल है। आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी से 7/6 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया। मल्टीप्लाई किससे करने को कहा गया? 7/6। लेकिन इसने क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो आप बताइए आंसर चेंज होगा या नहीं? भाई 7/6 से आपसे मैं गुणा करने को कह रहा हूँ, आप भाग कर रहे हो, तो आंसर तो गलत आएगा ना। तो इसने क्या किया? 7/6 से गुणा करने की जगह 7/6 से क्या कर दिया? भाग। अब जरा इस भाग को जरा समझने की कोशिश करना। क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं 6/7 और यहाँ गुणा लगा दूं तो एक ही बात होगी क्या? क्योंकि भाग जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं भाग के बाद, तो भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो ये वैल्यू 7/6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 6। तो भाग करना मुश्किल होगा, गुणा करना आसान होगा, इसलिए हमने भाग को किस में बदल लिया? तो एक ही बात है, 7/6 से चाहे आप ये कह लो भाग किया है, और या फिर ये कह लो 6/7 से क्या किया है। अभी आगे सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो 7/6 से गुणा करने को कहा गया इस बच्चे से, और इसने गुणा किससे कर दी? 6। ये बात भूल जाना, सवाल में जरूर लिखा है 7/6 से भाग कर, लेकिन 7/6 से भाग की जगह 6/7 से गुणा करना ज्यादा आसान। तो आप नीचे वाले नंबर टारगेट करिए, यहाँ कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 6 और 7 का एलसीएम कितनी? 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो वो कोप्राइम बनते हैं, उनकी गुणा कर लो केवल। 6 और 7 की गुणा कितनी होगी? 6 और 7 की गुणा 35 कौन बोला? ऐसी बिल्कुल बातें ना करो। इधर देख रहे थे, मुझे लगा कि मैंने नहीं बोला। नहीं, इधर से आवाज आई, मुझे ये पता है, मैं एग्जैक्टली थोड़ा ना पता लगा किसने बोला। देखो भाई, हम कहां से ये नंबर अपनी तरफ से ले रहे हैं ये भी समझना होगा। जो डिवाइड में है वो नंबर 7 और 6 का एलसीएम आता है कितना? तो संख्या 42 लेंगे। अब अगर आपसे मैं कहूं 42 में आप 7/6 से गुणा करिए तो 6 से ये 7 बार में कट जाएगा। 7 × 7 49, यानी कि आपका सही आंसर 49 आना चाहिए। लेकिन आपने की गलती, आपने क्या गलती की?
आपने क्या किया, इसमें 7/6 से भाग कर दिया। जो आपने संख्या 42 मानी थी, इसमें 7/6 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। लेकिन 7/6 से भाग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इसको पलट लिया हमने। 7/6 से भाग ना करके गुणा कर दी किससे, 6/7 से। तो 7 से 42 को काटेंगे कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6 × 6 36। ये आपका जो 36 है, ये सही आंसर थोड़े ना है, ये आपका गलत आंसर है। सही आंसर जो एक्चुअल में आपका है वो कितना था, 49 था, और गलत आंसर कितना है, 36। तो पहले से आंसर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, कम आ रहा है। तो 49 की जगह आपका आंसर कितना आया, 36। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना कम आ रहा है आंसर, 13 कम आ रहा है। आंसर जो कम आ रहा है वो कितना आ रहा है, आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 का ही तो आ रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि आंसर कितना कम है, 39 यानी 13 जो आंसर में कमी आई है यहाँ पर 49 की जगह जो हम 36 लेके आ रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 की वैल्यू 39 होगी तो 1 की कितनी होगी, 13 से 39 को डिवाइड कर लो भाई, 1 की वैल्यू पता लगी तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आपकी कौन सी है, 42 है। देखो 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है, तो 42 की निकालने के लिए 42 में 3 से क्या कर लो, तो आपकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 126। अगर हमसे आंसर के बारे में कुछ पूछे, जैसे आपसे बोले सही आंसर बताओ क्या था, तो आप 49 की वैल्यू निकालेंगे। गलत तो पूछेगा नहीं, सही आंसर पूछ लेता है कभी। इसको ये 28 × 10 क्यों किया है? देखो पता है हमारा आंसर पहले से यहाँ 15 ज्यादा आ रहा है, 6 की जगह कितना आ रहा है आंसर, 21। तो 15 ज्यादा आ रहा है, और लेकिन सवाल में लिखा है कि आपका आंसर कितना ज्यादा है, 150 ज्यादा। तो 15 की वैल्यू जो है वो 150 दे रखी है सवाल में, तो 1 की कितनी होगी, 10 होगी। आपसे पूछ रहा है संख्या बताइए, तो संख्या तो 28 मानिए ना, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 होगी। थोड़ी गर्मी कम कराओ, गर्मी पड़ रही है इससे दो ये तो खैर पता ही है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। विपिन सर पहन के आते हैं वो भी बहुत शाइनिंग वाले कपड़ों में और ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी हीट पकड़ते हैं। उस दिन मेरे से ये एक की बोतल ब्लास्ट हो गई, तब से मैंने लाइट पहनना बंद कर दिया, क्योंकि उस दिन टी शर्ट पूरी खराब हो गई। ये सब पीलीभीत में क्लासेस चलती है, वहाँ डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, लगता है चलो अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है बेटा, नोट हो गया, कर लो।
जैसे हम जनरली कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर होता है मैथ्स। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है वास्तव में अभी भी। डर का मतलब ये होता है कि वो पहले सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि होना नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो होने नहीं करते, तो आप जैसे बच्चे हैं सब। देखो मैं बताऊँ मैथ्स से बड़ा डर क्यों लगता है। आप जी के 20 से पढ़ लोगे, आप हिस्ट्री छोड़ देना पॉलिटी समझ में आते हैं, पॉलिटी छोड़ देना ज्योग्राफी, लेकिन मैथ 20 से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। बस ये एक चीज़ है कि अगर आपके बेसिक्स जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग थोड़ा बहुत आपका क्लियर होना चाहिए। अब जैसे पता क्या है कि अगर मुझे ध्यान आ गया या आपने पूछ लिया तो मैं वो चीज़ क्लियर कर दूंगा, लेकिन हर चीज़ में ये सोच के चलता हूँ चलो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा मैथ्स का। टेबल है, पहले तो मैं यही कहता हूँ सबसे पहले कि भाई अगर भूल गए हो टेबल 20 तक याद तो सबने करी होंगी बचपन में, लेकिन अगर भूल गए हो तो याद कर लो। ये सिर्फ इसलिए भी नहीं क्योंकि घर में आपके किसी दिन कोई छोटा बच्चा आपसे टेबल सामने बैठ गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। बच्चा कहेगा आप इतने बड़े हो गए टेबल नहीं आती, मिटाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, आपसे किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा था, लेकिन तुमने क्या कर दिया 7/6 से भाग कर दिया। ठीक, अगर आप देखो 7/6 से जब गुणा करेंगे तो बटे में कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन जब 7/6 से भाग करेंगे तो बटे में 7 आ जाएगा, क्योंकि 7/6 से भाग करना या फिर गुणा कर लो 6, जब गुणा बनाते हैं ना भाग को तो ये वैल्यू पलट जाती है। 7/6 का उल्टा कितना हो जाएगा 6/7, तो बटे में 7 आ जाएगा। तो बटे में यहाँ 7 है यहाँ 6, तो 7 और 6 का एलसीएम हमने संख्या कितनी मांगी 42 को 7/6 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6/7 से गुणा करेंगे तो आंसर पहले से कितना कम 13। सवाल में कहा गया 39 कम है, तो 13 की वैल्यू 39 तो 1 की 3 होगी। आपसे पूछ रहा है संख्या यानी 42 की वैल्यू, तो 42 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 126। पहला सवाल तो सबका हो गया। अच्छा, मैंने बहुत कम सवाल ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बोलूँ और आप कॉपी करो। मैं हमेशा बोर्ड पे सवाल लिखना ज़्यादा कोशिश करता हूँ, पता क्यों? क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है क्लास की। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे एक एक शब्द कम से कम 6 बार बोलना पड़ेगा, और तुम लोग बुलवा ही लोगे। कोई पता लगा कि पहली लाइन के पीछे ही और कोई सेकंड लाइन के आगे पहुँच गया, तो इसलिए मैं पहले ही कोशिश करता हूँ कि लिख दे रहा हूँ मैं, और उसमें तुम्हें सवाल जैसे बोलूँगा ना मैं, तो मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ। बच्चे लिखते हैं वर्ड, तो जैसे मैंने बोला कि किसी संख्या का 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, तो बच्चा लिखेगा किसी संख्या आगे का बोल जाता है, फिर कहता है सर क्या बोला था। तो इसलिए उससे बढ़िया लिख थोड़ी देर में आदत हो जाएगी, आपकी स्पीड खुद बन जाएगी। और देखते हैं सवाल कुछ अच्छे से। नोट हो गया?
ये वाली लाइट क्यों नहीं जल रही है? गर्मी तो उतनी लगेगी इससे ज़्यादा लगती है। इससे। चलो देखो क्वेश्चन आप नोट करके रहना साथ में। किसी संख्या के 4/5 भाग और 5/6 भाग का डिफरेंस दे रखा है कितना 44। सेम सवाल पता परसेंटेज में आएगा, आपको बता देगा 4/5 का परसेंटेज, किसी संख्या का 80%, ठीक है। 5/6 बता देगा, 83 सही कितना होगा 83 सही 1/6% का अंतर बता दिया, और आपसे कहेगा 3/8 होता 37.5%। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अभी हम लोग फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं। देखिए 4/5 भाग, अगर आप किसी संख्या का 4/5 भाग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 4/5 से ही तो करोगे, है ना। और अगर 5/6 भाग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 5/6 से करोगे। तो नीचे वाले नंबर को टारगेट करना है। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 और 6 दोनों से कट जाए ऐसी संख्या आप ढूंढो। तो संख्या हमने कितनी मांगी? 30। ठीक है। सबसे पहला काम ये, अगर आपको किसी संख्या का 4/5 और 5/6 में कंपेयर करना है तो जो भी आपकी डिवाइड में नंबर है ना, इनका एलसीएम ले लीजिए। अब अगर मैं 30 का 4/5 निकालता हूँ तो 5 से 30 कितने बार में कटेगा? कितना आएगा आंसर? 24। अगर मैं 30 का 5/6 निकालता हूँ तो 6 पंजे 30, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 25। आपको जो दे रखा है 4/5 और 5/6 का, ये क्या दे रखा है? अंतर है। 4/5 और 5/6 का अंतर ही तो 4/5 निकाला तो 24 आया, 5/6 निकाला तो कितना आया? तो अंतर कितना आएगा? अगर 24 और 25 का डिफरेंस अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है? और इस अंतर की वैल्यू दे रखी कितनी? 44। सीधे एक की वैल्यू दे रखी 44। अगर संख्या निकालूंगा मैं तो 30 की तो वैल्यू चाहिए। अगर संख्या निकालेंगे तो 30 की वैल्यू निकालेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 44। तो 3 × 4 12, 3 × 4 12 और 1 कितना आ रहा है? 1320। आपको निकालना संख्या थोड़े ना दी, आपको निकालना ये था संख्या का 3/8। तो अगर संख्या आपको पता लगे, संख्या कितनी आई है बेटा? संख्या आई है कितनी? और इसका निकालना कितना है? तो 3/8 निकालने के लिए 3/8 से मल्टीप्लाई तो करना है, कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का 1 बार बचेगा कितना? 5। 8 का 6 बार 48, 4 बचा, 8 पंजे 40। 165 को 3 से गुणा कर दो तो 48 और 1 49, 3 × 5 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इस बार संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का 3/8 भाग कितना होगा ये बताना है। तो जो भी संख्या आई उसमें 3/8 से और मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर 495। ये थोड़े से सरल से सवाल है। एक संख्या है जिसका 2/3 भाग दे रखा है 96, निकालना कितना है? 3/4। एक तो रेशियो करके भी कर सकते हैं, दूसरा आप संख्या निकाल सकते हैं। जैसे आपको संख्या नहीं पता है, ठीक है, अभी छोड़ दो। संख्या का कितना है ये? 2/3। इस संख्या का 2/3 भाग जो होगा वो बराबर किसके होना है? 96। तो संख्या कैसे निकालेंगे? इसको उधर ले जाएंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ से संख्या निकालनी है तो ये जो 2/3 है ना, इसको उधर ले जाओ और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 को उस साइड लेके जाएंगे तो 3/2 में एक्सचेंज हो जाएगा। 2 से 96 काटिए पहले, 48, 3 × 8 24 और 3 × 4 12 और 2 14। यानी कि वो संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 144 होगी। आपसे कह रहा है संख्या का 3/4 बताइए। निकालना क्या था? संख्या का 3/4। तो जैसे ये संख्या निकाल लो आप, तो संख्या की जगह संख्या लिख लो 144 और इसका 3/4 निकालना है। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप। 4 × 3 12, 4 × 6 24, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3/4 जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 108। और भी तरीके से आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये आप अपने आप
1/3 भाग ये संख्या कितने आ रहे हैं? 3/5 125 4 संख्या कितनी आ रही है? 125 आ रही है ना? 125 सॉरी 125 आई है ना? 135 बोला हुआ तुम 135 लगा रहे हो? हाँ 9/25 है। ठीक है। तुम्हारे लिए तो एक और भी चैलेंज है ना कि पेपर में अभी आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं बैठने का। आप पेपर में पहली बार बैठेंगे तो जो चीज़ें अभी तुम यहाँ सही कर रहे हो ना वो भी पेपर में गलत होती है। अब क्यों होती है? प्रेशर। प्रेशर पता किस चीज़ का है? और कुछ नहीं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ सिंपल, जैसे यही क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया तो अगर आपको ठीक से समझ में आता है और ये अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको लगेगा 10 12 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं कह दूँ नहीं इस सवाल को 15 सेकंड में करके दिखाओ, बस वही प्रेशर बन गया। 15 सेकंड में करना है तो गलतियां भी होगी तो प्रेशर बनेगा। चाहे भले ही सवाल तुम 10 सेकंड में करो, लेकिन अगर कोई टाइमर लगा के दे दे कि आप 15 सेकंड में करके देखो तो मुश्किल पड़ जाएगा। ऑनलाइन वाले तो टाइम सामने ही चल रहा होता है, आपके साइड में स्क्रीन पे चल रहा होता है टाइम कितना बचे। वो टाइम अभी तो और ज्यादा दिमाग खराब करता है बच्चों का। मुझे लगता है इतना ही टाइम बचा है बस। सेकंड हटा दिया, केवल मिनट वाला चल रहा है। वो सेकंड वाला बहुत स्पीड से चलता है ना। नोट हो गया? पहला क्वेश्चन तो सबका हो गया होगा। चलो भाई क्वेश्चन ये वाला कौन सा? ये वाला देखो, एक संख्या का 2/3 भाग आपको दे रखा है कितना? 96 दे रखा है। तो संख्या पता तो है नहीं आपको, इसका 2/3 निकालेंगे तो 2/3 से इसमें गुणा कर दिया होगा। ये बराबर किसके हैं? 96 के हैं। तो ये 2/3 को मैं इधर ले आया। जब 2/3 को उधर ले जाएंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। 3/2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो संख्या है ये पता लग गई कितनी? 144 है। अब ये कह रहे हैं इस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा? तो संख्या तो 144 है ना, इसका 3/4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 108। अच्छा छोड़ो, अगर ये नोट हो गया क्या सबका? ये वाला सवाल नोट हो गया? हो गया। एक आपको और सरल तरीका बताना है। 2/3 और 3/4 को ही तो कंपेयर करना है भाई। संख्या तो सेम है, जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या। तो अगर बेस सेम है ना तो इनका रेशियो ले सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की साइड। 4 × 2 कितना होता है? और 3 × 3 यानी कि पहले अगर रिजल्ट 8 होगा तो बाद में रिजल्ट कितना है? तो पहले वाला तो पता ही है, पहले कितना आ रहा था? 96। 8 की वैल्यू कितनी है आपको पता है कि 96 8 का कितने गुना है? 12 गुना है। तो अब जो रिजल्ट है वो कितना है? तो 9 का 12 गुना कितना हो जाएगा? बस ऐसे भी कर सकते हैं।
हाँ ये 10.5 मीटर है। मंथली इनकम, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, जैसे कोई भी बांस या कोई भी आप मान लो पोल है जिसको उन्होंने बताया कि 0.1 भाग पानी में है और 3/8 भाग कीचड़ में दबा हुआ है। जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी लंबाई दे रखी है, उसके अलावा जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो 10.5 मीटर का है, वो पानी के ऊपर का है। तो आपसे कह रहे हैं पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी ये बताना है आपको। तो कह रहे थोड़ा सा समझ लें। देखो जैसे एक बांस है, पहले इसको जरा देखो, 0.1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे कितना आएगा? अगर पॉइंट हटा देंगे इसका तो नीचे 1 0 ही तो आएगा। तो 1/10 भाग कह सकते हैं इसको। 0.1 भाग पॉइंट में है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो इसको 1/10 भाग लिख सकते हैं, ठीक है। अब पानी में इन्होंने बताया कितना हिस्सा है? 1/10 भाग। पानी में कितना हिस्सा है? 1/10। और कीचड़ में कितना हिस्सा है? 3/8। और जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है, ये आपसे कह दिया कितने मीटर का है? 10.5। पानी के ऊपर जो शेष हिस्सा है वो 10.5 मीटर का है। तो पूरे बांस की लंबाई पता करनी है आपको। अब क्या करें? अगर आपको ये पता लग जाए ये हिस्सा कौन सा है, तभी तो आप बता पाएंगे पूरे बांस की लंबाई कितनी। तो पहला तरीका तो ये है, बारिश हो रही है, चलो देखो डिवाइड, सुनो पहले आप देखो बचा हुआ हिस्सा आप तब निकाल पाएंगे जब आप ये पता लगा लो पानी और कीचड़ में कितना हिस्सा डूबा हुआ है। पानी और कीचड़ में डूबा हुआ हिस्सा निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए पानी में 1/10 भाग है और कीचड़ में कितना है? अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पता लग जाएगा पानी और कीचड़ में मिला के कितना हिस्सा है डूबा हुआ, ठीक है। जोड़ते हैं। अगर आप
1/10 में कितना जोड़ना है आपको? 3/। आपको पता है कि जब भी आप ऐड करते हैं फ्रैक्शन को तो नीचे वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 40 लाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? और यहाँ 5। तो ऊपर यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ किससे मल्टीप्लाई? 5। ठीक है। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ 5 से करेंगे तो ऊपर भी 4 × 1 कितना आ जाएगा? और 5 × 3 कितना आ जाएगा? तो 15 + 4 हमारा कितना हो गया? 19/40। इसका मतलब कीचड़ और पानी वाले हिस्से को मिला दें तो ये हो जाएगा 19/40। सिंपल सी बात है। जैसे चौथाई मिला दें तो आधा हो जाता है। 1/4 को अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम 1/10 और 3/8 को मिला दें तो कितना होगा? अब 19/40 भाग तो है, लेकिन आपको तो शेष बची हुई लंबाई पता करनी है। शेष अब जरा ये बताइए, जैसे परसेंटेज में बचा हुआ हिस्सा निकालते हैं तो 100% में से माइनस करते हो, लेकिन जब फ्रैक्शन में बचा हुआ हिस्सा निकालने आए हो तो आपको 1 में से माइनस करना होता है। तो आप क्या करो, बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे तो 1 में से इसको माइनस करो। कितना? 19/40। अगर 1 में से 19/40 माइनस करेंगे तो कैसे पता लगाएं कितना बचा? देखो यहाँ 1 लिखा है, पहले इससे गुणा करो। 40 का 1 से गुणा करेंगे 40 आएगा, -19 21/40। बचा हुआ हिस्सा अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 21/40। या डायरेक्ट भी घटा सकते हो। बचा हुआ हिस्सा फ्रैक्शन में 40 में से 19 घटा लेंगे, 40 में से 19 घटाएंगे 21 बचेगा। यानी 40 पार्ट में से 19 पार्ट तो यहाँ है, तो बचे कितने? 21 बचे। तो 21/40 भाग बचा है। और ये जो बचा हुआ 40 भाग 21/40 भाग है, ये कितने मीटर के बराबर हो रहा है? 10 पॉइंट। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10.5 मीटर। अच्छा ये बता पाएंगे 21/40 भाग किस चीज का? ये पूरे बांस की लंबाई का 21/40 भाग है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बांस की लंबाई बताइए, बांस की लंबाई निकालेंगे तो 10.5 तो यही रहेगा। 21/40 है ना ये, तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 40/20। बस सरल हो जाएगा। पहले तो आप ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा। अगर आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा, ऊपर वाला 1 0 कट जाएगा। अगर हम नीचे 0 ना बढ़ाएं तो ऊपर वाला 0 काटना पड़ेगा। 21 की टेबल में 105 आता है 5 बार में, और 5 × 4 कितना होता है? यानी बांस की लंबाई कितनी? 20। ये तो था तरीका। मतलब आपको अगर समझना था तो बस पहले देखो, पानी के ऊपर जैसे नीचे कीचड़ दलदल टाइप जो भी होगा, यहाँ पानी में तो बांस खड़ा नहीं हो सकता ना। तो पानी ऊपर है, नीचे कीचड़ टाइप का कुछ होगा, इसमें एक बांस है इस तरीके से, और पानी के ऊपर वाला हिस्सा है, ये कितना है? 10.5। पहली बात तो वो आप मैटर करता ही नहीं। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कीचड़ और पानी के अलावा बची हुई लंबाई कितनी? 10.5 मीटर। तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब जरा अपने वाले तरीके पे आते हैं। पानी में 1/10 भाग है। पानी में कितना भाग है? और कीचड़ में 3/8। कीचड़ में 1/3/8। कीचड़ में 3/8 और पानी में 1/। एक बांस है जिसकी लंबाई का 1/10 भाग पानी में और 3/8 भाग कीचड़ में। तो ऐसा करो ना, बांस की लंबाई हम मान ले रहे हैं कुछ अपनी तरफ से। बांस की लंबाई हमने मान लिया, जो भी 10 और 8 का एलसीएम आए, तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बांस की लंबाई हमने कितनी मान ली? 40। अब आपको पता है कि 3/8 निकालना है और यहाँ कितना निकालना है? 1/10। तो 1/10 निकालेंगे तो 40 का 1/10 निकाल के आप देखो कितना आ रहा है? 40। 10 से 40 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? पूरे बांस की लंबाई 40 है, जिसका 1/10 भाग पानी में, तो 1/10 निकालने पर पता लगा कितना पानी में? 4। अब अगर 3/8 निकालेंगे 40 का, तो 8 पंजे 5 3 कीचड़ में कितना हिस्सा है? तो टोटल कितना हो गया? 15 + 4 कितना हो गया? 19 हो गया। पानी और कीचड़ में 40 में से 19 भाग डूबा हुआ है। तो जरा बता दो घटा के शेष कितना बचा? 40 है पूरी लंबाई, 19 भाग इसमें से पानी और कीचड़ दोनों में मिला के, तो
40 में से 19 घटा देंगे अगर, तो कितना बचेगा? आपको करना कुछ नहीं, 40 में से 19 माइनस कर दो। अगर 40 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? किसी को बचा। तो बचा हुआ जो हिस्सा है हमारा, उस बचे हुए हिस्से की लंबाई कितनी है? 10.5 मीटर है। 21 की वैल्यू दे रखी है। 21 की वैल्यू कितने मीटर दे रखी है? 10.5 मीटर। अगर इजीली पता लग रहा हो तो देख लो, ये 21 का आधा होता है 10.5। 21 का आधा कितना होता है? तो यहाँ पर 40 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 21 का आधा है तो 1 की वैल्यू आधी तो होगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो 40 में गुणा कर दो 1/2 से, कितने मीटर लंबाई आ जाएगी? 20। ये वाला इसमें भी कुछ है बोला ना, 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग मिला लेना है, ठीक है। फिर बचत कितने की हो रही है वो आप बाद में निकालेंगे। चलो सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। जो सवाल आते हैं पहले उनका आंसर बताना। थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, लेकिन पूरी देर बस है। पूरे दिन कर से हम गर्मी आए नहीं पूरी देर बस है। आखिरी अगर बंद होगी धूप निकल जाएगी फिर फायदा है। पानी आ रहा है जैसे क्या? चलो तुम इसमें गलती थोड़ी बहुत करोगे तो ही, तो इसलिए नहीं बता देना। आय में कितना खर्च किया है, सॉरी भोजन में कितना खर्च किया है? 1/3 भाग। जितनी देर में आप कॉपी करेंगे उतनी देर में हम बता ही देंगे। भोजन पर जो खर्च किया है वो कितना हिस्सा किया है। फिर उसके बाद यातायात पर, भाई यातायात पे कितना खर्चा हुआ है? 1/6। और शिक्षा पर कितना किया है? 1/8। अब इसने जो खर्चा किया है ये आपको यहाँ बताया कि इसने अपनी इनकम में से इतना खर्च किया है। 1/3 भाग यानी तिहाई हिस्सा भोजन पे खर्च किया, 1/6 भाग यानी छठा भाग यातायात पे खर्च किया और 1/8 भाग शिक्षा पे खर्च किया। तो आप इसकी जो इनकम है आय, जरा मानिए क्या मानिए भाई, 3, 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। तो इनकम हमने कितनी मान ली? 24 यूनिट मान ली। अब अपने आप से ही कर लोगे भाई, 24 का तिहाई हिस्सा कितना होगा? अगर मैं 24 रुपए कमा रहा हूँ और मैंने 1/3 भाग भोजन पे खर्च कर दिया तो मैंने भोजन पे कितना खर्च किया होगा? 8 किया होगा। भाई 24 का तिहाई कितना होगा? यातायात पे कितना खर्च किया है? 1/8। तो अगर 1/8 सॉरी 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ पर 24 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अब जरा मेरी बात समझो, अगर मैं अपनी इनकम को 24 मान लिया तो तिहाई यानी मैंने भोजन पे खर्च किया तो कितना किया है? यातायात में कितना खर्च किया है? और शिक्षा में कितना खर्च किया है? तो आप ये बता सकते हैं कुल कितना खर्च हुआ? 8 और 4 12, 12 और 3। तो इसका जो टोटल खर्चा बना है, कुल खर्चे की अगर हम बात करें तो कुल खर्चा इसका कितना है? 15। अगर 24 रुपए इनकम है तो इसके कितने रुपए खर्च हो गए? तो अगर 24 में से 15 खर्च कर दिए तो कितना बचाया होगा? अरे 24 में से 15 माइनस कर लो भाई, 24 में से 15 खर्च हो चुके हैं। अगर 24 में से 15 खर्च हो गया तो बचाया कितना? सिर्फ 9 यूनिट बचा आपके पास। ये इस तरीके से करने का एक और भी कारण है कि कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि यातायात पे कितना खर्चा किया है। तो यातायात का खर्चा निकालेंगे, सीधे वैल्यू किसकी निकालेंगे? 4। अगर आपसे पूछेगा शिक्षा पे कितना खर्च किया, बचत कितनी दे रखी है आपको? देखो ये लिखा हुआ है आगे कि 3600 रुपए की वो बाद में क्या करता है? बचत। तो ये जो सारे खर्चे माइनस कर दिए तो आपकी बचत 9 के बराबर होती है। और सवाल में ये बचत कितनी है? 3600 रुपए। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? अरे 9 से 36 को भाग कर दो, 400 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। इनकम कितनी है? अगर हम इनकम की बात करें तो हमने तो यहाँ पर 24 यूनिट मान रखी है। 24 को मल्टीप्लाई किससे करोगे?
400 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 4 9600 होगी। ये जो इनकम आई है ना, ये इसकी मंथली इनकम है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो डेटा दे रखा है वो मासिक आय में से खर्च करके दे रखा है। तो जो इनकम निकल के आई है ये 1 महीने की सैलरी है उसकी, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, वार्षिक आय का मतलब पूरे साल में कितना कमाता है। तो अगर वार्षिक आय निकालनी है तो वार्षिक आय का मतलब कितने महीने का होता है, 12 महीने की सैलरी निकालनी। 1 महीने की कितनी है, तो पूरे साल की निकालने के लिए 9600 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 108 और 7 15। पूरे साल की जो उसकी इनकम होगी वो कितनी होगी, 1,15,200। महीने की पूछ रहा है तो 9600 ठीक है, लेकिन अगर पूरे साल की पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो। साइन हो गए इसके सभी के, अभी नहीं हुए इधर। इन लोगों ने तो कर दिए पीछे, तुम लोग क्या करो। चलो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट हो गया सबका? क्या हुआ? पानी आ गया तो थोड़ा साइड कर दो। कैसे मोबाइल पे तो नहीं कर रहा है, तो बस मोबाइल पे ना गिरे। क्या चीज जिम्मेदारी हमारी है, कहेंगे पानी करो तो ये तुम लोग को भी पता है कि नया मिल जाएगा। इसका मतलब तुम तो खाली पढ़ते ही नहीं हो, सब चीजों पे नजर रखते हो। आज इसका पहला टाइप पढ़े जो बोर्ड मास से रिलेटेड हो। देखो ज्यादातर एग्जाम में तो बोर्ड मास वाले सवाल आते हैं, लेकिन एसएससी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है।
सब नहीं होगा, बॉड मास होता है कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए। बॉड मास होता है, क्या होता है बॉड मास? बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बॉय, बी फॉर होता है ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है। वैसे होता है वो ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्यों करते हैं, हम पहले डिवाइड क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, या फिर पहले हम लोग ऑफ क्यों हटाते हैं? तो ये कोई रीजनेबल चीज नहीं है, ये बस जिसने भी बनाया बॉड मास का नियम इसी को फॉलो करना होता है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। आपका कैलकुलेटर है वो बॉड मास को ही फॉलो करेगा, कैलकुलेटर बॉड मास को ही फॉलो करता है। अगर आप एक साथ डेटा लिखेंगे तो उसी तरीके से चलेगा। जो कंफ्यूजन वाली चीज है पहले उनको दूर करते हैं। एक तो बार लगा हुआ देखते होंगे आप नंबर्स पे, जैसे ये जो ऑफ होता है ना, इसको अगर हिंदी में आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ऑफ की जगह क्या लिखा होता है? का, ठीक है। तो आप हिंदी में पढ़ेंगे तो का मिलेगा और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑफ। कई बार हिंदी में भी सवाल आता है लेकिन उसमें का की जगह ऑफ ही लिखा हुआ होता है, तो ऑफ और का एक ही चीज है। मेनली इसका जो रोल होता है, का मतलब क्या होता है, जैसे आप से अगर कोई पूछे 5 का 2, तो आपको पता है कि यहाँ 5 का 2 निकालेंगे तो 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन बस आप इस बात को ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑफ है, क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले हमें कौन सा ऑफ हटाना पड़ता है। तो प्रेफरेंस को ध्यान रखना है, पहले ऑफ हटाएंगे तब जाके आप मल्टीप्लाई तक पहुंचेंगे। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यहीं पर कितना आ जाएगा। अब ये याद रखना, ये जो बार है और ये जो ऑफ है, ये दोनों एक तरीके से आप सोच लो बॉन्ड में है, इनमें अकेले किसी एक की कैलकुलेशन नहीं होती। अगर बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर बार लगा हुआ है, देखो अगर ये बार नहीं होता तो 5 में से 5 घटा के 0 होता, बचता कितना? 7 और 8 दोनों माइनस के, तो माइनस के तो 7 और 8 कितना हो गया? 15 माइनस का 15 प्लस का क्या होता? 0। लेकिन ये बार लगा हुआ है तो इसको प्रेफरेंस देना होगा। बार का मतलब क्या है, ये पूरा एक ही नंबर है, ना तो आप 5 के अकेले कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक तरीके से ब्रैकेट का रोल प्ले करता है। आप 5 की कैलकुलेशन अकेले नहीं कर सकते, आपको जहां भी 5 की कैलकुलेशन करना है साथ में +3 का भी करना है। तो पहले ये बार हटाते हैं, बार हटाएंगे तो जो भी यहाँ लिखा है बस एज इट इज 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अब जैसे ही आपने इन दोनों नंबर को मिला के एक सिंगल नंबर बना दिया तो बार अपने आप से हट जाएगा। 2 नंबर होंगे तभी बार लगेगा, एक नंबर पे थोड़ा ना लगाना होगा, तो बार हट गया। अब 5 में से 8 घटाओ, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? पहले बार हटाएंगे, 7 में से 8 घटाओ, कितना आ जाएगा? माइनस का 1। और अगर मैं देखो 15 तो लिखा ही हुआ, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? ध्यान रखें ना इस बात को। 7 में से 8 घटाया तो माइनस का 1 आया था, तो माइनस का 1 ऐसे थोड़ा ना लिख सकते, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। और 15 में से इस संख्या को घटाना भी, तो माइनस और माइनस अगर 2 बार माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा? तो 15 + 1 इसका आंसर कितना होगा? 16। इसमें और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, यहाँ पर इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको। वैसे एक ही बात है, ऑफ का मतलब होता है क्या है? मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई ही लगा, तो आंसर भी सेम आना चाहिए, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा। देखो पता क्या है, अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा है तो ये वाला जो 6 है ना, ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड 6 से करना है ना, तो 150 के डिवाइड में कितना आएगा? 6 आएगा। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ, 150 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब 150/6 तो होगा, है ना। मल्टीप्लाई 5 से करनी है बात। अब 6 से पहले इसको काटिए भाई, 25 आ जाएगा। 25 और 5 की गुणा
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला जो 6 है ना, ये फ्री थोड़े ना है, इसके साथ में कौन जोड़ा है 5, जहां ये 6 जाएगा वही 5 जाएगा, तो इसको आप सर्कल में लिख दिया करो। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि 6 और 5 साथ में ही रहेंगे। अब 150 के बट्टे में तो लिखेंगे हम, लेकिन ध्यान रखो ये अकेले 6 नहीं आएगा, साथ में कौन आएगा, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर कितना हो गया, यानी कि बट्टे में कितना आएगा। तो ऑफ लगाए तो पहले ऑफ हटाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट, पहले ऑफ हटाया तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब इनको आपस में गुणा कर लो, तो 6 और 5 की गुणा करके हमने इसको बना लिया सिंगल, 30 हो गया। अब 30 से भाग 150 में करो, कितना आंसर आएगा। तो ये छोटे छोटे से डाउट है, अगर आपको पहले से नहीं पता हो तो आप इसको समझ लो, फिर अपने को क्वेश्चन करते हैं। लिखना हो तो जल्दी से कुछ लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन। बाहर भी यहाँ पे भी बरसात हो रही है तो -7 ये -7 माइनस नहीं, ये माइनस जो है ना इन दोनों नंबर के लिए है, क्योंकि ऊपर बार लगा है, ये माइनस इस पूरे बार के लिए है, तो ये वाला तो -7 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अगर ऐसे लिखा हो 15 माइनस 7 माइनस 8, तो ये जो माइनस है इस 7 के लिए भी है और ये माइनस इस 8 के लिए, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, फिर तो वही बात है, ये बार का तो यूज ही नहीं होगा, फिर तो बार लगाया इसीलिए जाता है कि पहले इस बार को हटाइए, आप इसको सर्कल, जहां भी पूरे मैथ्स में बार और ऑफ लगा हुआ दिख जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बार और ऑफ लगा हुआ है उसको सर्कल करना, जिससे आपको ध्यान रहेगा ये सिंगल नंबर है। मैं इसको डबल नंबर पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो इसको सिंगल नंबर पढ़ता हूं, कितना है 30। अब ये वाला है जैसे बार लगा था, तो मैं इसको 5 + 3 कितना पढ़ूंगा, यहाँ बार लगा है 7 - 8 -1 लिखना है मेरे लिए,